सबसे पहले तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों के बारे में वो सोच रहे हैं। ये एक मुसलमानों के दिल में ख्याल ही बेकार है कि वो कुछ सोचते नहीं है, ये हम लोगों में फर्कबाजी करते हैं। हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। हमारा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो देंगे, हमारे लिए वो खर्चा देंगे जो है वो। अगर हम तालक होकर अपने माँ बापों के यहाँ बैठ जाते तो फिर उसका गुजारा कौन करता, उसका खर्चा पानी कौन उठाता। तो ये इस चीज के लिए हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें ये बहुत अच्छा फायदा मिला। जो आज की पीढ़ी है जो बात बात पे छोड़ देती हैं, तलाक दे देती हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर कहते हैं अरे अपने घर जाओ वहाँ बैठो। उसके बाद मतलब उनको पैसा मिलेगा उनकी परवरिश करने का और आगे मतलब बढ़ने का। बहुत बहुत मतलब खुशी है इस बात की हमें। जो भी फैसला लिया ठीक लिया है। वो सब लगा कोर्ट से लेते हैं। हाँ, आप लोग खुश हैं इससे? हाँ। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला आया और ये कहा गया कि सीआरपीसी की जो धारा 125 है उसके तहत सभी धर्म की महिलाएं जो हैं वो गुजारा भत्ता के लिए हकदार होंगी। इस मामले में जो पीड़िता थी वो एक मुस्लिम महिला थी। इस रिमार्केबल जजमेंट के बाद चर्चा बहुत तेज है कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को उनका हक जो है शादी के मामलों में मिल सकेगा, खास करके गुजारा भत्ता को लेकर। इस मामले से जुड़े वरिष्ठ वकील वसीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इसको कहा जा रहा, आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या इस मामले में पेचीदगियां खास करके थी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया? देखिए, जहां तक भत्ते का है, औरत के मेंटेनेंस का, वो इशू कोई नया इशू नहीं है। उसमें बहुत सारे जजमेंट्स थे। तो ये जजमेंट इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि मेंटेनेंस दिया गया। मेंटेनेंस तो पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स में यही अप्रूव किया गया है कि मींस 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन फाइल कर सकती है। ये बेसिकली ये इशू नहीं है। इसमें मेन इशू ये आया है कि आज की डेट में जो जजमेंट दिया गया है वो सिर्फ मुस्लिम लेडी के लिए नहीं है, बल्कि सभी लेडीज के लिए, उन लेडीज के लिए जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका कोई रेजिडेंस की सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंस की सिक्योरिटी नहीं। तो उसके बारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ की जो इंडिया की कंडीशन है उसमें औरतों के लिए कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसके लिए एक सजेशंस दिए हैं उसमें कि फॉर एग्जांपल औरत का एटीएम हो ताकि वो डेली का रोजमर्रा का जो भी खर्चा है वो उससे कर सकती है। उसको रेजिडेंस की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक वुमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है, सोशल जस्टिस का जजमेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसलिए नहीं है कि साहब कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब 125 एंड स्पेशल एक्ट बोथ विल रन टुगेदर, इसलिए नहीं है। वो तो पहले भी ये जजमेंट्स आ चुके थे। इसको एक बार मैंने ट्राई किया था, दूसरे एंगल से इस पे बहस की थी। कोर्ट ने अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, वो नॉर्मल चीज है। कोई इट इज नॉट ए बिग जजमेंट सो फार दैट एस्पेक्ट इज कंसर्न। बिग जजमेंट इसलिए है कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, और वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं की गई है, कॉमन वुमेन के लिए की गई है, हर औरत के लिए की गई है अक्रॉस द इंडिया। जो कंडीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री में लेडीज 90% 95% लेडीज वर्क करती हैं, वो सोशली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। इंडिया में इंडिपेंडेंट नहीं है। आप रूरल एरिया में देखिए क्या कंडीशन है। तो कोर्ट ने बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू लिया और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। ये एक हिस्टोरिक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। चर्चा बहुत खास करके राजनीतिक हलकों में भी और कोर्ट के बाहर भी आम लोगों में चर्चा का विषय है कि जब शाहबानो का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सरकार के बाद से पलटा गया था, उसके बाद उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि एक बड़ा इस तरह का कोई फैसला इस तरह से नहीं आया था। क्या आपको इस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कोई देखिए, किसी भी चीज को आप पॉलिटिकल एंगल देना चाहें दे सकते हैं। अदरवाइज शाहबानो केस के बाद जो नया एक्ट आया उसको दनियाल लतीफी के केस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दे के एक तरह से रेट डाउन कर दिया। और उस जजमेंट में ही ये बात आ गई कि 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगी। और
और मेंटेनेंस इवन आफ्टर इद्दत पीरियड देना पड़ेगा, वो तो वही आ गया था। तो ये कोई इस तरह से इसके ऊपर मैं समझता हूँ किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ना पॉलिटिक्स करने वाली चीज है। इसमें जो मेन इश्यू है जो अभी मैंने बताया, वुमेन एम्पावरमेंट का, सोशल जस्टिस का, इस एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। 1986 का जो कानून है और अभी जो 125 की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कही गई, जो बातें टिप्पणी की गई, क्या दोनों ही तरीके से महिलाएं इस मामले में गुजारा भत्ता ले सकेंगी? और क्या इस मामले में कोई बेहतर तरीका होगा? क्या इसके तरीके क्या होंगे? देखिए, हमारा कंटेंशन ये था कि जो स्पेशल एक्ट है वो फार बेटर है, उसका 125 सीआरपीसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एक लेडी अपने को मेंटेन नहीं कर सकती है तब क्लेम करेगी, लेकिन स्पेशल एक्ट में ऐसा नहीं प्रोविजन है। उसको इद्दत पीरियड के में उसको नान नफका जिसको बोलते हैं देना ही पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे हैं, 5-6 चीजें हैं जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी और जो गिफ्टेड आइटम है, इन सबको रिटर्न का, बहुत सारी चीजें हैं स्पेशल एक्ट में जो कि ये कवर नहीं करता है, सीआरपीसी कवर नहीं करता है। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्करिंग जुरिडिक्शन है। एक लेडी अगर मान लीजिए कि 125 सीआरपीसी इन्वोक करती है तो शी इज फ्री टू इन्वोक स्पेशल एक्ट ऑल्सो। ये कहा, ये पहले भी कहा गया था जी। अच्छा सर, अब चूंकि 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो गए हैं, ये सीआरपीसी को लेकर व्याख्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस जो आया उसमें जो धाराएं हैं वो उसमें बदलाव कंटेंट के तौर पर नहीं हुआ, लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नए कानून के बाद भी महिलाएं हकदार होंगी? वो कैसे तय होगा? देखिए, जो नए एक्ट्स आए हैं तीनों, उसमें बेसिकली सारी चीजें बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं, रिफ्रेमिंग हुई है। कुछ चीजों एज इट इज हैं, कुछ चीजों में बदलाव किया गया है जहां बदलाव की जरूरत थी। जहां तक है ये 125 सीआरपीसी की, तो ये ऑलमोस्ट सेम प्रोविजन अडॉप्ट किया गया है नए एक्ट में, सेम प्रोविजन। तो कोई भी याचिकाकर्ता इस मामले में अगर आती है, कहीं भी मुकदमा दायर करती है, तो वो इस केस का हवाला वो नए कानून के तहत भी दे सकती है? सिर्फ आपको सेक्शन चेंज करना पड़ेगा कि सेक्शन 144 है और उसमें 125 सीआरपीसी था, सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट सेम है। ठीक है, तो जो भी कुल मिलाकर इस मामले की खास करके पेचीदगियां थी, उस लिहाज से वकील साहब ने बताया कि जो महिलाओं के सोशल सिक्योरिटी की बात इस जजमेंट में खास करके जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने की है, वो अपने हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी पीड़ित महिला चाहे तो वो पुराने कानून और या सीआरपीसी 125 दोनों के तहत ही गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की मांग कर सकती है।